गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी, जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेड, ट्रांजैक्शंस और गुड्स, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न के बारे में मैंने बताया था कि वो क्या चीज़ होती है। आज हम पढ़ते हैं 14 नंबर का पॉइंट है हमारा असेट्स। असेट्स जो होती है वो व्यवसाय के वे सभी संसाधन जिनका वित्तीय मूल्य होता है, मतलब हमारे बिजनेस में वो सारी चीज़ें जो कि एक फाइनेंशियली अमाउंट रखती है, फाइनेंशियली प्राइस रखती है, वो क्या कहलाएगी? असेट्स कहलाती हैं। व्यवसाय को चलाने के लिए ये हमारे लिए आवश्यक होती है, जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, वो असेट्स कहलाती हैं। साधारणतः असेट्स जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं स्थायी यानी कि फिक्स असेट्स, और एक होती है करंट असेट्स, जिसे हम चालू संपत्ति कहते हैं। स्थायी संपत्ति ये वे संपत्तियां होती हैं जो हमारे बिजनेस में लंबे समय के लिए होती हैं। ये विक्रय के उद्देश्य से नहीं खरीदी जाती, लेकिन इसको निरंतर प्रयोग हम करते हैं। निरंतर प्रयोग के लिए इसको खरीदा जाता है। जैसे एट एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, फर्नीचर, प्लांट, मशीन, मोटर, ये ऐसी एसेट्स हैं जो हम एक बार खरीदते हैं और इनका लगातार उपयोग हम करते हैं। इन्हें पूंजीगत संपत्ति या गैर चल संपत्ति भी कहते हैं। ये हमारे बिजनेस को लंबे समय के लिए हमारे बिजनेस में रहने वाली संपत्ति होती है, जो हम इसके बिना हमारा बिजनेस रन नहीं हो सकता। इसका एक भौतिक स्वरूप होता है। सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे करंट असेट्स। ये वे संपत्तियाँ होती हैं जो स्थायी रूप से व्यापार में नहीं रहती। इन्हें बिक्री के उद्देश्य से खरीदा जाता है अथवा रोकड़ में परिवर्तित करने के उद्देश्य से रखा जाता है। जैसे स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, डिपॉजिट इनटू बैंक, स्टोर्स एवं अन्य व्यापारिक वस्तुएं। ये हमारे बिजनेस में क्या होती है? जो रोकड़ में यानी कि कैश में तुरंत तब्दील हो जाती है। एक दूसरी परिभाषा हम ये ले सकते हैं कि ऐसी संपत्तियां जो एक साल के अंदर अंदर कैश में तब्दील हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? करंट असेट्स कहते हैं। स्टॉक और डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल हमारे इसी प्रकार की कैश असेट्स होती हैं। 15 नंबर का पॉइंट है हमारे पास दायित्व और लायबिलिटीज़, जिसे हम दायित्व कहते हैं। लायबिलिटी का मतलब ये होता है जो हमारे बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी मतलब हमें वो चीज़ किसी दूसरे व्यक्ति को देना है। जैसे एट एग्जांपल कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी कहलाती है, क्योंकि वो लायबिलिटी बिजनेस को हमें वापस करना है, यानी कि जब हम बिजनेस बंद करेंगे तो वो कैपिटल हम हमारा निकाल लेंगे उसमें से, तो वो एक प्रकार की लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड लायबिलिटी, होती हैं शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म में ऐसी देनदारी जो दीर्घकाल के पश्चात भी देय हो, जैसे लॉन्ग टर्म लोन या डिवेंचर्स या कैपिटल, जो लंबे समय के लिए हमारे बिजनेस में रहती है। जैसे हम अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो जो कैपिटल हम उसमें लगाते हैं तो वो लंबे समय के लिए उसमें रहेगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जैसे हमने आज कोई बिज़नेस चालू किया, कुछ कैपिटल उसमें लगाई और हम कल उस बिज़नेस को बंद कर देंगे। बिज़नेस हमारे पास वो लंबे समय के लिए है, तो कैपिटल भी उसमें लंबे समय के लिए होती हैं। डिवेंचर्स जो होते हैं, जैसे कोई भी बंदा हमारी कंपनी को लोन देना चाहता है या हम किसी से लोन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट के अलावा या बैंकों के अलावा अगर हम जनरल पब्लिक से यानी कि जो सामान्य लोग होते हैं उनसे अगर हम लोन लेना चाहते हैं तो उन्हें हम डिवेंचर इश्यूज़ करते हैं। ये भी हमारे बिजनेस में लंबे समय के लिए एक लोन के रूप में हमारी लायबिलिटी रहती है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ये वो लायबिलिटी होती है जो एक वर्ष के अंदर भुगतान कर दी जाती है, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट आदि। 16 नंबर का पॉइंट है हमारे पास रेवेन्यू।
रिवेन्यू से का मीनिंग ये है कि जब हम माल और सेवा के विक्रय नियमित रूप से प्राप्त होती है, मतलब कि ऐसी इनकम जो हमें डेली प्राप्त होंगी या जिनका प्राप्त होना ज़रूरी है, आवश्यक है या कंटिन्यूटी में है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? रिवेन्यू कहलाएगा। और ऐसी आय जो हमें कभी कभी प्राप्त होती है वो हमें हमारी इनकम कहलाती है। इनकम को हम एक इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जो हमारे बिजनेस की लागत होती है उसमें से हमारे खर्चे घटाने के बाद जो हमें बचता है उसे हम प्रॉफिट या इनकम कह सकते हैं। इनकम का 19 नंबर का पॉइंट है ये, हम उसमें डिटेल में समझेंगे। एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जो माल और सेवाओं के उत्पादन या प्राप्ति के समय हमें करना पड़ते हैं, या ऐसे खर्चे जो हमें साल के एंड में या कभी कभी करना होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और एक्सपेंडिचर भी सेम प्रकृति का होता है, लेकिन ये हमारा जो होता है वो कभी कभी खर्च होता है। जिसको जो खर्चा हम कभी कभी करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे कोई भी वस्तु जब हमने खरीदी या जैसे कोई मशीन खरीदी है तो मशीन को फिटिंग करवाने का जो चार्जेस होगा वो एक बार ही लगेगा, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। लेकिन अगर हमने उसको मशीन को लाने में जो भाड़ा दिया है या मजदूरी दी है वो हमारी रोज़ लग सकती है, क्योंकि रोज़ हमको भाड़ा या मजदूरी या रोज़ विज्ञापन हमको करना पड़ता है, ठीक है, तो वो हमारे एक्सपेंस कहलाते हैं। इनकम जो हमारा लाभ कहलाएगा, ठीक है, इनमें हम क्या कहते हैं कि जो रिवेन्यूज़ होती हैं, जैसे कोई भी वस्तु जो हमारी 25,000 की है उसमें हमारा व्यय यानी कि हमारी लागत 12,000 रुपये है, तो आय हमारी इसके अंदर क्या होगी? 13,000 रुपये की हो सकती है। लॉसेस जो होती हैं, अब यहाँ पर व्यय से अधिक, मतलब अगर हम हमारे आगम से अधिक व्यय कर दें, जैसे कि हमको जितनी इनकम हो रही है उससे ज़्यादा अगर हम खर्च कर देते हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी? हानि कहलाएगी। अब आगे हम पढ़ते हैं लागत। लागत का मतलब ये होता है कि व्यवसाय में एवं उसके कार्यों में प्रयोग की जाने वाली कच्चे माल या सेवा या श्रम के उत्पादन या उसे उपयोगी बनाने हेतु किए गए जाने वाले समस्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय का योग क्या कहलाता है? हमारे लिए उसकी वस्तु की लागत कहलाती है। वस्तु के अंतर्गत कच्चा माल या संपत्ति शामिल रहती है, मतलब हमारी मशीन जो चल रही है या हमारा जो माल बनने में जो भी खर्चा आया है वो सब हमारी क्या कहलाएगी? लागत कहलाएगी। अब उस लागत में हम हमारा प्रॉफिट प्लस करके उसे वस्तु को हम सेल्स कर सकते हैं, तो वो हमारा मार्केट प्राइस कहलाता है। 23 नंबर डिस्काउंट, जिसे हम बट्टा या उपहार भी कहते हैं। छोटी क्लासेस में यानी कि 6, 7, 8 में आप लोगों ने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा होगा। ये 3 प्रकार का होता है वैसे तो, लेकिन बिजनेस के तौर पे ये हमारे पास 2 ही प्रकार का है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो ग्राहकों को माल खरीदते समय दिया जाता है। मूल्य में जो रियायत दी जाती है, अंकित मूल्य के ऊपर जो हम रियायत यानी कि जो छूट देते हैं उसे हम व्यापारिक बट्टा कहते हैं। व्यापारिक बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है और इसे बीजक में दर्शाया जाता है और इसको कुल मूल्य में से घटाकर शुद्ध मूल्य निकाला जाता है। हिसाब की पुस्तकों में शुद्ध मूल्य की ही प्रविष्टि की जाती है। कैश डिस्काउंट जो होता है वो निर्धारित अवधि में नगद राशि को प्राप्त करने के लिए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। ये संपूर्ण राशि एक साथ चुकाने पर कुछ रियायत जिसे हम दे सकते हैं उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब इसके बीच में अंतर हम याद कर लें। सबसे पहले उद्देश्य, व्यापारिक बट्टे का जो
उद्देश्य होता है वो बिक्री बढ़ाने का होता है, और नकद बट्टे का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, जल्दी से भुगतान प्राप्त करने का होता है। समय, व्यापारिक बट्टा क्रय विक्रय का समय होता है, दिया जाता है, और नकद बट्टा निश्चित अवधि में भुगतान प्राप्त करने पर दिया जाता है। आधार, व्यापारिक बट्टे का आधार अंकित मूल्य होता है, नकद बट्टे का आधार प्राप्त करने वाली रकम होती है। पुस्तकें, व्यापारिक बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं होता और नकद बट्टे का लेखा पुस्तकों में होता है। बीजक में लेखा, व्यापारिक बट्टा बीजक में दर्शाया जाता है लेकिन नकद बट्टा बीजक में नहीं दर्शाया जाता। प्राप्तकर्ता, यह प्रत्येक क्रेता को दिया जाता है और नकद बट्टा प्रत्येक विक्रेता को दिया जाता है। एक साथ देना, व्यापारिक बट्टा जो होता है, व्यापारिक बट्टे के साथ साथ नकद बट्टा भी दिया जा सकता है लेकिन नकद बट्टे के साथ व्यापारिक बट्टा नहीं दिया जा सकता। दर, व्यापारिक बट्टे की दर हमेशा अधिक रहती है लेकिन नकद बट्टे की दर हमेशा कम रहती है। अनिवार्यता, व्यापारिक बट्टे की शर्त होने पर उसे देना अनिवार्य होता है लेकिन नकद बट्टे को देना अनिवार्य नहीं होता है। आज के लिए काफ़ी इतना ही है। आप लोगों को पूरी टर्मोलॉजी इसकी याद करना है। आगे और भी टर्मोलॉजी है, लगभग 43 टाइप्स की टर्मोलॉजी आपको दी हुई है, आप वो याद कर लें। कल हम इसके गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे अकाउंटिंग के।